हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं। ये इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज़ है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसमें है भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। ये इसका पहला चैप्टर है। सेकंड हम आपके लिए इंडियन इनकम चलाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आय से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ये जो इंडियन इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट है उससे पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ है, विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए वही क्वेश्चन है, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है। इसे आप रिवाइज़ करिए। ये क्वेश्चन अगर देख कर जाते हैं, अगर आता है तो आपका 110% में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में सिर्फ आपको भारतीय अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जितने संस्था हैं, उनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक, ए हैदराबाद, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी शिमला। तो बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है वो ऑप्शन ए हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का समझ जाइए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कंपटीशन में आना है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के भी पेपर में ही आता है, ठीक। हर साल इंडेक्स जारी होता है। इस समय भारत किस रैंक पे है? नया आया है HDI इंडेक्स, जिसमें हमारा भारत 134वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 134 पे। कौन कौन से उसमें फैक्टर लिए जाते हैं HDI नापने के लिए? तो पहला है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, दूसरा सामाजिक असमानता, सी प्रौढ़ साक्षरता, डी जीवन प्रत्याशा। तो 3 फैक्टर्स में शामिल किए जाते हैं। तीनों यहाँ दिए गए हैं, उनमें से तीनों में से ये पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता, ठीक। 7 वर्ष से उम्र के ज़्यादा लोग की साक्षरता ली जाती है इसमें, ये याद रखिएगा। उसके बाद जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? कितना आप जी सकते हैं। इस भारत में इस समय जीवन प्रत्याशा लगभग 68 साल है, समझ जाइए। 68 साल तक व्यक्ति यहाँ अच्छे से मान लीजिए जी सकता है। बहुत लोग कम में भी, बहुत लोग भाई अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे उससे ज़्यादा जी सकते हैं, मगर जितनी मानक है उसके अनुसार 68 यहाँ की आयु मानी गई है। अच्छी सुविधाएं होंगी तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है? बढ़ जाती है। पहले लोग 80, 90, 100 में मरते थे, ठीक। तो इतना समझ जाइए। मगर एक चीज़ इसमें नहीं है जो कि आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। सामाजिक असमानता HDI में नहीं लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। सारे देखिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। SSC में आया तो आरआरबी में भी आएगा, समझ जाइए। ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी उपयुक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में देखिए जो बेरोजगारी है वो मौसमी और अदृश्य दोनों प्रकार की पाई जाती है। अब आपके दिमाग में होगा कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। इट मीन्स ग्रामीण एरिया में मौसम, गर्मी का मौसम आया, अगर मई, जून, अप्रैल तक 3 महीने लोग बेरोजगार रहते हैं। जब रोपने का, बोने का, फसल उगाने का समय आता है तभी उनको रोज़गार मिलता है। और ठंडी में भी जनवरी फरवरी तक लोग क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। बरसात में 1 महीने बेरोजगार रहेंगे। मतलब महीने के लगभग 12 महीने में वो 8 महीने रोजगार और 4 महीने आप पूरा मान लो बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। तो उनको मौसम के अनुसार क्या करते हैं? रोजगार मिलता है। तो ऐसे बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसका मतलब ये बेरोजगारी हमें दिखता नहीं है। जहाँ 4 लोगों का काम है,
करना, 4 लोग उस काम को कर सकते हैं, फिर भी उसमें 8 लोग क्या हैं, लगे हुए हैं। ठीक, इसका मतलब 8 में से आप 4 को माइनस कर दोगे तो 4 लोग क्या हैं उसमें, बेरोजगार हैं, जो हमें दिखता नहीं है। अब घर में 1 लोग का काम है मगर उस घर में 10 लोग उस खाने को बना रहे हैं, इसका मतलब 9 लोग क्या हैं, बेरोजगार है उस काम को अगर कर रहे हैं तो, और उसका भी पैसा वो ले रहे हैं। ठीक, उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बेरोजगारी है हमारे देश में, अदृश्य बेरोजगारी। तो इसका आंसर होगा आपका सी, उपयुक्त में से दोनों, मौसमी भी है अदृश्य भी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम, डॉक्टर विमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उदारीकरण था वो 1992 में हुआ था। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, उस समय जो वित्त मंत्री थे आपके वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया उदारीकरण का, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था डूबने से क्या हुआ, बचा। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन्होंने तीनों कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम LPG शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो अग्रदूत थे ना वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं ये, और हमारे पास्ट के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल शासन किए हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, और ये DU में प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। मानव सूचकांक किसने बनाया था? HDI किसने तैयार किया था? UNDP में, यूनिकॉर्ड ने, एशियन ने, IBRD ने, बताइए। तो जो HDI इंडेक्स है ना, कौन जारी करता है? UNDP। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मकबूल, HDI जो है वो मकबूल हक ने दिया था। ये याद रखिए, पाकिस्तान के थे, इन्होंने दिया था। और कौन जारी करता है? UNDP। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? मतलब किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, समाजवादी, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित। तो समझ जाइए कि जब किसी देश से न लेना है, न देना है, न आयात करना, न निर्यात करना है, तो इतना आपको पता होगा कि जिस अर्थव्यवस्था में न आयात हो न निर्यात हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं है किसी भी देश से, अपने देश में खाना पकाना सब है। ठीक, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, बी, आर्थिक गतिविधि के स्वरूप, सी, उद्यमों का स्वामित्व, डी, रोजगार की शर्तें। तो ये आपको पता होगा कि कोई चीज़ हम बोलते हैं वो प्राइवेट है और ये सरकारी है, तो उसका जो मालिक होता है ना, उसके अनुसार हम बताते हैं कि वो क्या है, सरकारी, ये प्राइवेट है। अगर कि कोई भी ऐसी संस्था है जिसका मालिक क्या है, भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये सार्वजनिक है। और जिसका कोई प्राइवेट मालिक हो, पर्सनल, वो क्या हो जाता है, निजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मानव विकास सूचकांक आधार क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया, ए, शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, सी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, डी, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर तीनों। ठीक, रोजगार इसमें नहीं, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार नहीं है, इसमें रोजगार दे दिया है। स्वास्थ्य के बारे में बात होती है, शिक्षा और जीवन
स्तर की बात होती है HDI में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, अविस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनीति, कच्चे माल की कमी। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है उसमें इसका आंसर होगा, क्यों होती है? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, किसी चीज़ की जितनी होनी चाहिए उत्पादन क्षमता अगर वो नहीं है तो क्या फैलाएगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी फैलाएगी। कोई भूमि है वह 100 किलो टन उत्पादित कर सकती है मगर वो हो कितना रहा है? 50 किलो ही। कोई व्यक्ति अगर काम 10 घंटे कर सकता है वो काम कर रहा है 8 घंटे 6 घंटे, तो ये क्या है? ये जो गैप है ना, यही स्ट्रक्चरल बेरोजगारी बनाती है। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता आंसर इज ए। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? विश्व बैंक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन सर्वे का काम कौन करता है? तो हमारे यहाँ भारत में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम NSSO बोलते हैं, उसका नाम NSO हो गया है। पहले CSO और NSO एक अलग अलग था, बट अब दोनों को मर्ज करके NSO नाम दिया गया है। ये 2019 में NSO बन गया, ठीक, 2019 NSO नेशनल सैंपल ऑफिस। इसका काम है नमूना लेना, ठीक है, सर्वेक्षण करना। तो यही सर्वेक्षण करके बताता है कि भारत में कितने लोग गरीब हैं, क्या है, अमीर है, और उसको नीति आयोग क्या करता है? जारी करता है। ठीक, तो आंसर इज B NSO, या फिर इसका पूरा फुल फॉर्म होगा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डाडेकर एवं रथ, BS मिन्हास, DT लकड़वारा, PK वर्धन। तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन कौन दिया था? तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, सचिन तेंदुलकर, लकड़वारा, ठीक है, इन सबों ने, रंगराजन, सभी ने दिया था। बट नीति आयोग किसका उपयोग करता है? तो ये है ऑप्शन C लकड़वारा सूत्र का क्या करता है? लकड़वारा क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सूत्र दिया था गरीबी के आकलन के लिए, इन्हीं का उपयोग नीति आयोग करता है। तेंदुलकर ने कैलोरी के आधार पर दिया था, ठीक, इसमें अगर 2100 मानक है, 2100 और 2400 कैलोरी, 2400 ग्रामीण 2100 शहरी। अगर किसी ग्रामीण को 2400 कैलोरी से कम खाना मिलता है वो क्या है? गरीब है। किसी शहरी को 2100 कम कैलोरी खाना मिलता है तो वो क्या है? गरीब है। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? करारोपण, भूमि सुधार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। कौन ऐसा काम है जिससे असमानता नहीं घटती है? तो आपको बता दें, कर लगाने से असमानता में कमी आती है। कर लगाने से लोगों का आय में क्या किया जाता है? इक्विवेलेंट किया जाता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा आय न रहे, इसलिए टैक्सेशन किया जाता है। भूमि सुधार, भूमि में लोगों को सही से वितरित करना, ये भी आपका असमानता घटाने कार्यक्रम है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी है। मगर अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण है ये कोई असमानता घटाने का उपाय नहीं। ऑप्शन D इज करेक्ट। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ये देखिए RRB NTPC में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव, स्वैच्छिक निष्क्रियता। एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक अल्प विकसित देशों में आय में क्या होती है? असमानता। जिससे हमारे भारत में बहुत आय में असमानता है। 10 या 12% लोगों के पास ही देश का 50% से ज़्यादा धन है, ठीक है, 60-70% उन्हीं के पास है पैसा, बाकी लोग सिर्फ एक बेसिक जीवन जी रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमारे यहाँ आय में असमानता बहुत है। अल्प विकसित देशों में यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो इनकम है बहुत डिवाइडेड सही से नहीं होती है, बहुत ही लिटरल नहीं होती है, मतलब बहुत असमान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुविस्तर विकास विभाग द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। तो बताइए, तो जो हरित सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये विकसित किया गया था, याद रखिएगा। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? संरचनात्मक, खुली, अदृश्य, घर्षणात्मक। बताइए। तो मैंने बताया सब यहाँ पे कृषि में ये अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक देखी जाती है। खेती में 4 लोग की जरूरत है, उसमें 8 लोग लगे रहते हैं। ये क्या है? अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक कृषि में रहती है। ठीक है, तो कृषि में सबसे अधिक अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है, जो दिखती नहीं है, लगता है सब काम कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र, मिश्रित। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, साम्यवादी नहीं है। ठीक है, पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, दोनों मिक्स कर दिया गया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय? देखिए क्वेश्चन है, सरकारी निजी क्षेत्रों के सहअस्तित्व, अमीर गरीब सहअस्तित्व, छोटे बड़े उद्योग का सहअस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों। बताइए। इसका सिंपल सा है कॉन्सेप्ट कि इसमें सरकारी और निजी दोनों का सहअस्तित्व रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ जब दोनों लोग शासन कर रहे होते हैं उस अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकसित राष्ट्र में, विकासशील, अर्धविकसित और पिछड़े रूप में। तो हमारा भारत क्या है? विकासशील है, विकसित की ओर क्या है? अग्रसर है, उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था बोलते हैं, हमारा प्यारा भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक या सार्वजनिक? तो सबसे अधिक अगर इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान कर रहा है तो वह तृतीयक। प्राथमिक में क्या क्या आता है आपको जानना जरूरी। प्राथमिक है, देखिए, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बुनकर, जितने छोटे छोटे काम होते हैं ना वो प्राथमिक में। द्वितीयक उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जो हैं, माल भंडार बनाना, कारखाना, ये सब द्वितीयक में। तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है, इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र इट मीन्स आपका सेवा क्षेत्र में बैंक, होटल, जितनी सुविधाएं हम ले रहे हैं ना, लग्जरी, वो सब तृतीयक में आती हैं। ठीक, इसका सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान है और सबसे अधिक पैसा तृतीयक क्षेत्र ही देता है। सबसे अधिक टैक्सेशन भी यही देता है, देश को भी आधा यही चला रहा है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कौन सी कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्रिज्म, NREP, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। IRDP, ट्रिज्म और NREP ये सब रोजगार देने की क्या थी? योजनाएं थी, इसलिए सभी होगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, IMF, UNDP एंड WTO। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IBRD जारी करता है। ठीक, ये वर्ल्ड बैंक का ही क्या है? पार्ट है, IBRD। तो ये जारी करता है क्या? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे विश्व विकास
रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? मैंने ऊपर आपको बताया था। ए किन्स, बी मकबूल उल हक, सी एडम स्मिथ, डी अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी मकबूल उल हक। एडम स्मिथ तो थे ना अर्थशास्त्र के क्या हैं? जनक हैं। अगर कभी पूछे तो बता दीजिएगा। और अमर्त्य सेन ये भारतीय शास्त्री हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आता है। किससे किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, ठीक, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, और देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत की जो गरीबी का आकलन निर्धनता का ना, वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, न इसके आधार पे, न इसके, मतलब ये तो होगा ही नहीं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं। आय पे नहीं, उसका उपभोग व्यय कैसा है। अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, उपभोग के लिए सामान जुटा पा रहे जो आपको ज़रूरी है, तो वो गरीब नहीं है। बाकी तो 50 लाख भी कमाने वाला कहेगा हम भी गरीब हैं। तो आय के लिए आय नहीं है गरीबी का आकलन, उसका उपभोग व्यय कि आप दाल चावल रोटी सब्जी आपके थाली में 2400 कैलोरी खाना है कि नहीं। ठीक। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो बताइए, अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे अधिक गरीबी कहाँ है भाई? तो जब ये आपका क्वेश्चन आया था, तो उस समय जो गरीबी थी ना, वो सबसे अधिक उड़ीसा में थी। बट अब अगर देखा जाए सबसे अधिक गरीब जो राज्य है, तो इस समय बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। आंसर इज बी करेक्ट। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ए आयात निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी निर्यात बंद। तो ना जहाँ न लेना न देना हो तो वो क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था। किसी देश से कोई मतलब नहीं, जो ज़रूरत भर की सामान है अपने देश में उगाना, उसी में अपना जीवन यापन करना, वही बंद अर्थव्यवस्था। अब के तो ये संभव नहीं है। ठीक। तो इतना समझ जाइए, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात क्या होता है? बंद होता है। किसी देश से कुछ नहीं आता जाता। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नाम का निवेश दर, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय। बताइए। तो ये निवेश दर वर की कोई बात नहीं होती है HDI में। जीवन प्रत्याशा की होती है, स्वास्थ्य पोषण की होती है, प्रति व्यक्ति आय की भी होती है। तीन ही इसके मेन मानक है। ठीक। तो ये आंसर इज बी। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो आंसर इज सी, मध्य प्रदेश को इथोपिया कहा जाता है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता माप के लिए उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो भारत में जो गरीबी सूचकांक है ना, वो ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा नापी जाती है। आंसर इज डी। ये फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट थे। पहले चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन सहित पढ़ा दिया गया। इससे भी बेस्ट आपके लिए कल क्लास लेके आएंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा देखिए, आपको बहुत इसमें नॉलेज मिलेगा। और आपके कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एक आएंगे और आप कमेंट उस समय कीजिएगा कि ये क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।